हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल मतलब कि यूपी जीके से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू की ये मैराथन होने वाली है। और इस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ देखते चलेंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, ये आप यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। आपका साथ ही साथ रिविजन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उनको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, और अगर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। इससे एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलता है क्वेश्चनों को लगाने का तरीका या ऑप्शन पढ़ने का तरीका। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 1966, 24 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1950 या 24 जनवरी 1950। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तब इसे मतलब 1950 के पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1950 से इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। तभी से माना जाने लगा कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और 24 जनवरी को ही इसीलिए हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 1935, 1930, 1921 या 1950। तो लखनऊ 1921 से आंशिक रूप से राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन पूर्ण रूप से यदि पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1935। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लखनऊ को पूर्ण उत्तर प्रदेश की पूर्ण या संपूर्ण राजधानी का दर्जा कब से दिया गया था? तो 1935 से। अब हम थोड़ा राजधानी का कालक्रम देख लेंगे, कब कब यूपी की जो राजधानी में परिवर्तन होता रहा। तो 1866 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी 1858 तक। फिर 1858 से इलाहाबाद कर दी गई थी जो वर्तमान में प्रयागराज है। फिर 1858 से 1921 तक लखनऊ रही थी। तो फिर उसके बाद मतलब 1858 से 1921 तक ये इलाहाबाद के रूप में ही जानी जाती थी। फिर 1921 से इसको लखनऊ कर दिया गया आंशिक रूप से। 1921 से 1935 तक ये आंशिक रूप से उसको लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाना गया। फिर 1935 जो क्वेश्चन में पूछा गया था, संपूर्ण रूप से मतलब पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो अभी भी जो वर्तमान में है लखनऊ, उसको 1935 से पूर्णतः दर्जा दे दिया गया। तो आपका जो आंसर था क्या हो गया था? ये 1935 वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ कालाक्रम देख लेंगे कि क्या क्या उत्तर प्रदेश को कब कब क्या नाम से जाना जाता था। तो नामकरण की बात करें तो 1836 से इसको उत्तर प्रदेश को जो वर्तमान में है इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1877 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ ही साथ इसमें अवध भी जोड़ दिया गया, अवध के नाम से ही जाने लगा। अवध जो यूपी का बीच वाला क्षेत्र, जो लखनऊ के आसपास वाला क्षेत्र, उसे अवध के नाम से जानते हैं। फिर 1902 से इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। कब? 1902 से। फिर 1937 से इसे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद से 24 जनवरी 1950 से इसे पूर्णतः यूनाइटेड प्रोविंस से हटाकर उसको उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया, जो पहला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपको याद रखना है क्या, ये वाला दोनों पूछे जाते हैं। 1937 से संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस था, फिर जो पूर्णतः उत्तर प्रदेश का जो नामकरण मतलब पूर्णतः नाम बदल दिया गया, ये 1950 से इसका उत्तर प्रदेश पूरा हो गया और तभी से इसका हम गठन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र पड़ोसी देश जो कि नेपाल है, से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको यूपी का मैप थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए कि कौन सी सीमाएं हैं जो यूपी के साथ सीमाएं साझा करती है। तो इसमें से महाराजगंज है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि कभी कभी पूछ लेता है करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है पहले तो ये जान लेंगे। कुशीनगर, अभी हम नीचे मैप में भी दिखाते हैं, कुशीनगर है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मतलब बॉर्डर नहीं बनाता है। बाकी महाराजगंज है, पीलीभीत है और बहराइच है, ये तीनों जो है जिले हैं ये यूपी के ही हैं और नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अच्छा मैप में देखेंगे, ये देखिए, अगर आपने मैप देखा ही होगा तो देखा होगा ये नेपाल के साथ ये 8 जिले, 1
2 3 4 5 6 7 8 नहीं सॉरी 7, ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल यूपी के 7 जिले जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश है नेपाल एक अलग ही जिसके साथ यूपी के 7 जिले टच करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे चाहे जैसे भी याद रखें। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये 7 याद रखेंगे तो इनमें से कभी पूछेगा कि कौन सा नहीं करता है तो आप अच्छे से बता लेंगे। इसी प्रकार उत्तराखंड के साथ साझा करता है, हरियाणा के साथ है, राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा है, और ये इटावा ये पूरा है, ये मध्य प्रदेश के साथ करता है सीमा, ये राजस्थान है पूरा इधर। फिर है मध्य प्रदेश के साथ ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर एक ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सोनभद्र। सोनभद्र क्योंकि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक इधर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और ये यहाँ पर ये बिहार हो गया। और बिहार के साथ ये जो बलिया देवरिया है ये सब जिले सीमा साझा करते हैं ना। तो ये देखिए आपको नीचे इसके माध्यम से देखेंगे, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये जो सीमा साझा करने वाले हैं ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यूपी वाले में। तो आप पूरा देख लेंगे किसके साथ कौन कौन से जिले जो है ये सीमा साझा करते हैं। बाकी आपने ऊपर मैप में भी देख लिया होगा है ना, मैप के साथ भी देख सकते हैं और नीचे इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। यदि आपने अभी यूपी का मैप देखा भी है और ऊपर भी देखा होगा, ये जो अगर हम यूपी के मैप की बात करें तो ये ऐसे अगर हम इसको बांटेंगे तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 सीमाएं जो, जैसे ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये इधर नॉर्थ हो गया, ये इधर दक्षिण साउथ हो गया। तो इसे पूछा गया है पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी मतलब ये। तो यूपी का अगर हम पूर्वी जिला देखें तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बलिया। यहाँ पर जो है ये बलिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो पूर्वी जो सीमा है ये साझा करता है। बाकी नीचे और ये हम देखेंगे पूर्वी, जैसे ये बात की जाए तो पूर्वी जिला जो है बलिया है, पश्चिमी जिला है जो शामली है, शामली को माना गया है, उत्तरी जिला है जो सहारनपुर है यहाँ पर, और दक्षिणी जिला जो माना गया है यूपी का सोनभद्र है। तो आप ये जरूर याद रखें है ना, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 सीमा जो हैं दिशाओं वाले जो यूपी के हैं बॉर्डर में, तो इनको याद रखेंगे। और ये भी पूछ लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर ये जो लंबाई है ये कितनी है, ये 650 किलोमीटर है, ये ज़्यादा है। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा जाए लंबाई के क्रम में तो ये हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर, कितना 240 किलोमीटर। तो आप ये दोनों आंकड़े भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है, निम्न में से कौन सा सही कथन है। ऐसे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। तो ये तो सही है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये देश के कुल जो क्षेत्रफल है इसका 7.3% है। तो ये वाला तो कथन सही हो जाएगा। अगला कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि पांचवा जो सबसे बड़ा 5वां नहीं है, चौथा है। क्यों? क्योंकि पहला है आपका राजस्थान, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाएगी भारत में तो राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। फिर एमपी आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आएगा, फिर ये महाराष्ट्र है, फिर चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो इसमें तो 5वां दिया गया है तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 5वां सबसे बड़ा नहीं, अगर यहाँ दिया रहता चौथा सबसे बड़ा राज्य है तो ये सही हो जाता। और यदि 5वें की बात की जाए तो 5वें नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है, 5वें नंबर पे यूपी नहीं है, 5वें नंबर पे गुजरात है। तो ये कालानुक्रम भी कालानुक्रम कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछ लेता है, जब क्रम के अनुसार लगाने के लिए दिया रहता है। तो आप याद रखेंगे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है चौथे पे, फिर है गुजरात। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल पहला कथन सही है क्योंकि ये तो गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। विधानसभा नहीं सॉरी विधान परिषद पूछ रहा है, तो विधान परिषद के हो जाएंगे चंद्रभाल। ऑप्शन नंबर इनका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? चंद्रभाल। फिर और जो प्रमुख नियुक्तियां थी इनको भी देख लेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष याद रखेंगे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और जो क्वेश्चन में था ये श्री चंद्रभाल जो विधान परिषद के सभापति थे, तो ये आपने देख लिया है। अच्छा, वर्तमान में जो विधानसभा सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है यूपी से? तो ये है 403।
और यही विधान परिषद की बात की जाए तो 100 है। ठीक है, ये पूछा जाता है 403 और ये है 100। अच्छा, वर्तमान में जो अध्यक्ष है विधानसभा के, तो ये सतीश महाना जी हैं, और जो विधान परिषद के सदस्य हैं ये हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये वर्तमान नियुक्तियों के रूप में भी याद रखेंगे। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। क्वेश्चन ये भी काफी बार पूछा गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी। अच्छा, राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी, और इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ जो प्रमुख नियुक्तियां हैं आप इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, इस वीडियो में आपको जो टॉप 100 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, इसमें से यूपी का हर एक टॉपिक, जो इसमें मतलब यूपी जीके में हमारा जो टॉपिक होता है, सारे 100 क्वेश्चनों में सारे मतलब उन सभी टॉपिकों को रखा गया है। तो आपका पूरा इस वीडियो को देखने के बाद संपूर्ण यूपी का रिवीजन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद वर्ष 1975 में सृजित हुआ था। लोकायुक्त का पद क्या होता है? लोकपाल और लोकायुक्त का, तो जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो जांच वगैरह होती है, तो ये लोकायुक्त द्वारा ही की जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद है ये 1975 में सृजित हुआ था। ये कथन सही दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। तो ये भी सही है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो विशंभर दयाल, ये भी सही है। फिर है, लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, मतलब 5 वर्ष तक उस कार्यकाल में रहेंगे या उनकी अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। अभी तक यहाँ पर लोकायुक्त का जो कार्यकाल था ये 7 या 8 वर्ष का था, अभी हाल ही में चेंज किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन दिए हुए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन कब किया गया था या कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अगस्त 2004। आप 2004 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं एग्जाम में। और उसके साथ ही और भी जो आयोग वगैरह हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जो ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास वाला है, तो ये 1993 है। राज्य मानवाधिकार आयोग है तो 7 अक्टूबर 2002 है। राज्य महिला आयोग का गठन पूछे तो 2002 में ये बना था, लेकिन इसे वैधानिक या कानूनी रूप से मान्यता 2004 में दी गई थी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हम सही कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन जो आरटीआई होता है, तो इसका 2005 में हुआ था। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी 2005 में हुआ था। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन आयोग का गठन 2013 में हुआ था। और ऊपर क्वेश्चन यूपीएसएचए था, तो ये गठन हुआ था 2004 में। तो आजकल एग्जाम में ये गठन वर्ष से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव जो कि गंगा डॉल्फिन है, इसे कब घोषित किया गया था? राष्ट्र का नहीं, राज्य का पूछा जा रहा है, राज्य की। अगर राष्ट्र की पूछेगा तो ये 2010 आंसर हो जाता, अगर राष्ट्रीय पूछा जाता। कब इसको किया गया था केंद्र सरकार द्वारा? तो 18 मई 2010। लेकिन इसे पूछा राज्य का जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2023। क्यों? क्योंकि 17 अक्टूबर 2023 को, कब पूरी डेट भी याद रख सकते हैं, रिसेंटली है तो पूछा जा सकता है, 17 अक्टूबर 2023 से उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसके और भी पॉइंट्स देखेंगे, जैसे राजकीय जलीय जीव है, इस तरह और भी जो है, राजकीय जो फूल है पलास या टेसू का है। राजकीय वृक्ष जो है अशोक का है, इसका वैज्ञानिक नाम सरका इंडिका भी है। तो राजकीय पशु बारहसिंघा या दलदली मृग है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। राज्य की जो पक्षी है ये सारस अथवा क्रॉन्च है। राज्य की खेल का यदि बात की जाए तो हॉकी है। राज्य की फल क्या है? तो आम है, वैज्ञानिक नाम इसका मैंगीफेरा इंडिका है। आपको राज्य की जलीय जीव गंगा डॉल्फिन बता ही दिया है। जो राज्य की चिन्ह है ये एक वृत्त में, जैसे आपने यूपी सरकार का लोगो देखा होगा, तो एक वृत्त में यहाँ 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है बीच में, और जो यहाँ पर ऐसे नदी को भी दर्शाया जाता है, जो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम भी दिखाया जाता है। और जो ये है, ये चिन्ह कब से है, मतलब अपने उत्तर प्रदेश का, तो 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू को कब शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो दूसरी आधिकारिक, अच्छा पहली भाषा है उत्तर प्रदेश की, तो ये क्या क्या है, तो आपको याद रखना है 1900, मतलब हिंदी तो पता ही होगा लेकिन आप सन इसका नहीं याद होगा, तो याद रखेंगे 1951 से 1991 से ये हिंदी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है उर्दू, तो उर्दू को किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी के आसपास जो अपने यूपी के जिले शामिल है वो आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई एक जिला इनमें से शामिल नहीं है। तो 8 जिले शामिल है एनसीआर में, अब तो एससीआर में भी 6 शामिल होने वाले हैं। तो एनसीआर में पूछ रहा है कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूं है जो कि शामिल नहीं है। बाकी मेरठ, गाजियाबाद, शामली ये तीनों ही शामिल है। और डिटेल में देखेंगे तो एनसीआर में जो 8 जिले शामिल है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और नया शामली है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, इसको याद रखेंगे। इसमें से ऐसे ही पूछा जाता है कौन सा शामिल नहीं है। बाकी अब एससीआर जो स्टेट कैपिटल रीजन है, जैसे स्टेट की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ से जुड़े हुए आसपास के 6 इनको शामिल किया गया है इनको डेवलप करने के लिए। तो हरदोई है, लखनऊ है, उन्नाव है और रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, ये 6 हैं जो कि एससीआर में है और 8 जो है कि एनसीआर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है। यूपी में कुल नगर निगमों की संख्या है 17। कितनी है टोटल? 17 है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मंडल की बात की जाए, जोन कितने हैं, तो 18 मंडल है यूपी में, तहसील 351 है और नगर निगम आपको बता दिया 17 है। ये नगर निगम दिए गए हैं, इनको आप देख लेंगे जब कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा शामिल नहीं है। बाकी टोटल आप याद रखेंगे 17 है। ग्राम सभाएं, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए तो ग्राम सभाएं यूपी में कितनी है, 59,163 टोटल यूपी में ग्राम सभा है। विकास खंड की बात की जाए तो 822 है। शहरी निकाय इनमें से 915 है और न्याय पंचायतें कितनी है, तो 8,135 है। सभी आंकड़े पूछे जाते हैं तो आप रिवीजन के पर्पज से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SI 21 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना जो की गई थी, ये किया गया था 1958। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 1958 में। कुछ और भी जो संवर्ष हैं इनको भी देख लेंगे। अच्छा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1981 में स्थापना हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य ग्राम आबादी अधिनियम 1947 में आया था। राजस्व बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1831 में की गई थी। और राज्य भूमि राजस्व अधिनियम कब आया था, तो ये 1901 में आया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में टेराकोटा मतलब जो पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर है। तो ये स्थित है भीतरगांव का मंदिर, कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी और डिटेल देखेंगे, जो कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर है, ये मंदिर अपनी उत्तम ढंग से ढली हुई ईंटों और सुंदर मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो कि गुप्तकालीन सबसे प्राचीन है। गुप्तकालीन का अपना उत्कृष्ट नमूना है ये। इसमें अपने ऊंचे शिखर और छत के साथ उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में सबसे पुराना बचा हुआ ये मंदिर है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है किस शैली में ये निर्मित है, जो भीतरगांव वाला मंदिर है गुप्तकालीन, तो ये नागर शैली में है। यह मंदिर ईंटों से बना है और एक सीढ़ीदार संरचना है। मंदिर की दीवारों को टेराकोटा पैनलों से सजाया गया है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और जलीय राक्षसों को दर्शाया गया है। ठीक है, इस मंदिर के विषय में इतना याद रखेंगे। अच्छा, ललितपुर का भी पूछा जाता है, जो ये भी गुप्तकालीन है। और देवगढ़, इसका क्या नाम है? देवगढ़ या दशावतार के मंदिर के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? ललितपुर जिले में है। तो ये भी एक प्राचीन मंदिर है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है और इसमें भगवान विष्णु के दशावतारों को दिखाया गया है और उन्हीं को समर्पित है। ये मंदिर भी गुप्तकालीन है और 6वीं शताब्दी का ये भी एक उत्कृष्ट नमूना है और इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में जाना जाता है। और ये वाला जो मंदिर है, जो ये ललितपुर में देवगढ़ वाला है, तो इसकी जो शैली है ये पंचायतन शैली में है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे, जो ये
कानपुर वाला भीतर गांव का मंदिर है, ये नागर शैली में निर्मित है। और जो ललितपुर में जो स्थित है देवगढ़ दशावतार मंदिर, तो ये पंचायतन शैली में है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से मिलता है? तो पूरा पाषाण काल के समय बेलन नदी घाटी जो विकसित हुई, ये यूपी के प्रयागराज में विकसित हुई। कहाँ से इसका साक्ष्य देखने को मिलता है? प्रयागराज से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। कभी प्रयागराज ऑप्शन नहीं भी आता है तो मिर्जापुर भी माना जाता है क्योंकि आस ही पास है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सारे कथन पढ़ेंगे फिर देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरी स्तंभ जो लेख है में हूणों और पुष्यमित्रों के साथ हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ये कथन सही दिया हुआ है। भीतरी जो स्तंभ लेख है कहाँ पर स्थित है? यूपी के गाजीपुर में। इसमें हूणों और पुष्यमित्र के संग जो युद्ध हुए हैं उनको मतलब उनका वर्णन लिखने को, लेख जैसे स्तंभ लेख होता है ना, तो इसमें कुछ घटनाओं को लिखा जाता है, तो वही बात हो रही है, स्तंभ लेख में ये चीजें लिखी हुई है, तो ये कथन तो सही है। फिर है प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित है, जिसमें उनके शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो ये भी सही लिखा हुआ है कि प्रयाग जो स्तंभ लेख है इसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा लिखा है, उसमें उनके शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ये भी कथन सही है। फिर है, इसको रानी कारुवाकी का भी अभिलेख कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की जो रानी है कारुवाकी, उसमें इनके दान दिए गए दान का भी उल्लेख किया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसको रानी कारुवाकी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जब वाराणसी स्थित सारनाथ का सिंह स्तंभ सिंह शीर्ष को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया है, तो ये भी सही है। जो अशोक स्तंभ है ये वाराणसी सारनाथ में स्थित है, जिसे भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, तो ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो फिर इसका राइट आंसर तीनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी कथन सही हो जाएगा। तीनों ही करेक्ट ऑप्शन जो ऊपर कथन दिए हुए तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, प्रयागराज की कचना तहसील में गढ़वा शिलालेख प्राप्त हुआ था। प्रयागराज की कचना तहसील में गढ़वा शिलालेख प्राप्त हुआ था, तो ये कथन सही है। मनकुंवर शिलालेख बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बनाया गया है, तो मनकुंवर शिलालेख भी प्रयागराज में स्थित है और ये बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बनाया गया था, ये भी कथन सही है। इसमें अच्छा पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, तो ये तो सही है। भीतरी शिलालेख स्कंद गुप्त के शासनकाल को दर्शाता है। अभी ये भीतरी शिलालेख आपको ये देखिए इस क्वेश्चन पे बताया था, जो कि भीतरी वाला स्थित है गाजीपुर में, और ये हूणों और पुष्यमित्र के युद्ध को दर्शाता है, मतलब गुप्त काल, जो स्कंद गुप्त है गुप्त काल के शासक, तो इसमें भीतरी शिलालेख स्कंद गुप्त के शासनकाल को दर्शाता है, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थल जो आलमगीरपुर है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये आलमगीरपुर, ये स्थल के खोजकर्ता कौन थे? ये क्योंकि अच्छा ये देखिए, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी होगी तो इसमें चार, जैसे अभी हम लोग ने उत्तर प्रदेश को चार दिशाओं में बांटा था, इसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको भी चार दिशाओं में बांटा गया है। तो जो ये पूर्वी वाला हिस्सा है तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में से संबंधित है, इसलिए हम जब यूपी जी के पढ़ते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का ये वाला हिस्सा पढ़ते हैं। बाकी उत्तर का देखा जाए तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में इसे उत्तरी सीमा माना गया है, और पश्चिमी की देखा जाए तो सुतकांगे डोर है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, और यदि दक्षिण की बात की जाए तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा जाना जाता है। तो हमारा है ये यूपी से संबंधित है, ये जो आलमगीरपुर है मेरठ में स्थित, जो कि हिंड नदी के किनारे है। अब इसमें पूछ रहा है आलमगीरपुर जो है स्थल के खोजकर्ता के रूप में पूछा जा रहा है। जैसे हड़प्पा काल का जो है दयाराम साहनी 1921 में किया गया था, मोहनजोदड़ो दयाराम रखालदास बनर्जी, इस तरह से जब हम पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आलमगीरपुर जो स्थल है इसके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? आलमगीरपुर के जो खोजा गया इसको यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। बाकी ये पूरे जो अभी बताया कौन सा जो संबंधित महत्वपूर्ण स्थल रहा,
मोहनजोदड़ो सभ्यता वाला, तो उसका संबंधित वर्ष और खोजकर्ता, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। जो अ, ऊपर जो आपको ये बताई दिया आलमगीरपुर, ये 1958 में ये यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए महाजनपदों को उनकी राजधानी से सुमेलित करना है। महाजनपद, यदि आपने महाजनपद भी हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो 16 कुल महाजनपद है, जिसमें से 8 जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, तो 8 जो है वो पूछे जाते हैं। उनमें से जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है मिलान करने के लिए, मल्ल जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी, ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है, इसका भी मिलान। सूरसेन की जो राजधानी थी महाजनपद, इसकी राजधानी थी मथुरा, ये भी हो गया। और चेदी लास्ट में बचा, तो चेदी जो महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी सुक्तिमती थी। तो अगर ये आपका ऑप्शन सही है, आपने मिलाया है, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चनों पे आपने वीडियो को पॉज करके भी लगाने की कोशिश की होगी, इससे थोड़ा आइडिया मिलता है एग्जाम में हम क्वेश्चनों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। उससे पहले अच्छा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी हमने आपको बताया 16 महाजनपद है, तो उनमें से पूछ लिया जाता है, या तो पूछ लिया जाता है इसका वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, या पूछ लिया जाता है मिलान के फॉर्म में इसकी राजधानी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रिवीजन के लिए आपका काम आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जिस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो महात्मा बुद्ध के बारे में ये कथन बताना है, सही है या नहीं सही है। तो ये पहला कथन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था ये सारनाथ में ही दिया गया था, ऋषिपत्तनम में, और इस घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यदि पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो वो श्रावस्ती जिले में दिया था। ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में मल्लों की राजधानी, जो मल्ल महाजनपद था, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और जिस घटना या जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना थी, जब उन्होंने गृह त्यागा था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, ना कि इनके मृत्यु को कहा गया था। जो मृत्यु को कहा गया था उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, निर्वाण मृत्यु का मतलब होता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता था तो उनकी ये मृत्यु को। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि महाभिनिष्क्रमण है गृह त्याग की घटना, इसको भी याद रखेंगे। तो इसमें से पहला कथन सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया था। तो कुषाण वंश के प्रमुख शासक थे कनिष्क। तो कनिष्क द्वारा अपनी जो राजधानी बनाया गया था, उन्होंने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। 2 राजधानियां बनाई थी, कौन सी, एक पौरुषपुर थी और एक थी कन्नौज। कन्नौज नहीं, मथुरा थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है मथुरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूपी में जो अपनी राजधानी बनाई थी ये मथुरा थी। थोड़ा इनके विषय में देख लेंगे। कुषाण वंश एक प्राचीन भारतीय राजवंश था, जिसने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। इसके जो विस्तार क्षेत्र थे, कहाँ कहाँ शासन किया था, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत और मध्य एशिया। चरक इनका कनिष्क का राजवैद था, और जिसे चरक संहिता की रचना के लिए जाना जाता है। पूछा जाता है चरक की जो रचना है चरक संहिता, ये कौन था, राजवैद या चिकित्सक थे। अच्छा, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, तो ये कुजुल कटफिसेस आप नाम याद रखेंगे, और जो प्रसिद्ध सबसे शासक हुए ये कनिष्क, जिनके विषय में ऊपर क्वेश्चन दिया गया था। तो इनकी 2 अभी राजधानियां बताई, तो एक पेशावर थी और दूसरी कौन सी थी, मथुरा। पेशावर भी याद रखेंगे और मथुरा भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो जो राजा हर्षवर्धन थे, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, इनके द्वारा हर 5 वर्षों में एक धार्मिक सम्मेलन किया जाता था। तो ये प्रयाग में किया जाता था, और कहाँ पर पूछा गया है, और कहाँ पर किया जाता था, तो कन्नौज और प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज और प्रयाग में ये। और जो ये धार्मिक सम्मेलन होता था, जिसमें दान दक्षिणा देने से संबंधित था, तो वही अब जो बनाया जाता है प्रयागराज में कुंभ, तो उसी से ही विचारणापूर्ण है। जो धार्मिक सम्मेलन होता था उसी के अनुरूप ही ये कुंभ भी मेला का भी आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। अच्छा, इनके विषय में देखेंगे, वर्धन वंश, हर्षवर्धन के विषय में थोड़ा जानेंगे। तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति को जाना जाता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक वर्धन वंश के राजा ये थे हर्षवर्धन, इनको जाना जाता है।
इनका शासन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर इनके द्वारा शासन किया गया। जो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा के पास है, तो पहली इनकी जो राजधानी है हरियाणा थानेश्वर आप याद रखेंगे। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर कर उत्तर भारत में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी पूछा जाता है राजधानी किसको बनाया था, दूसरी राजधानी कन्नौज थी और पहली थानेश्वर थी। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 साल में प्रयाग में नामक एक धार्मिक महोत्सव जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, इसका आयोजन किया जाता था। और हर्ष को 3 संस्कृत नाटकों के लिए जाना जाता है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं जिनके लेखक हर्षवर्धन को जाना जाता है। तो ये तीनों रचनाएं पूछ ली जाती हैं कभी कभी कि किसके द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, चीनी यात्री एक हेनसांग के विषय में भी आपने नाम सुना होगा। तो ये चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और उनकी पुस्तक थी सी यू की, जिसके विषय में इन्होंने भारत के विषय में और हर्षवर्धन के विषय में लिखा हुआ था। तो हेनसांग की पुस्तक भी याद रखेंगे, सी यू की थी, ठीक है, सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल जो लॉर्ड कार्नवालिस थे, इनका मकबरा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये है क्वेश्चन। तो जो जनरल लॉर्ड कार्नवालिस थे, इनका मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर है, गाजीपुर में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25वां है। वर्ष 1780 ईस्वी में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये काफ़ी सारे शासकों द्वारा करवाया गया है। पहले राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया, फिर औरंगजेब द्वारा भी तोड़ा गया। इस प्रकार से जो शुरुआती बनवाया गया था, तो ऐसी मान्यता है महाराजा हरिश्चंद्र द्वारा बनवाया गया था। पूछ रहा है पुनर्निर्माण, मतलब जब टूटने के बाद क्षति हो जाती है तो उसके बाद जो निर्माण कराया गया था, तो ये महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इनका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित थे। तो अकबर के शासनकाल में 9 रत्न भी थे जो अलग अलग विभाग से संबंधित थे। 9 रत्नों के नाम से उनको जाना गया। तो इसमें पूछ रहा है कि टोडरमल जो थे इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था। तो अकबर जो थे मुगल काल काफ़ी समय तक आगरा में भी बसा, तो आगरा के ही आसपास या उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे जो व्यक्ति थे जो महान व्यक्तित्व बन के अकबर के 9 रत्नों में से शामिल हुए। तो जो टोडरमल थे इनका संबंध था सीतापुर से। ये राजस्व से संबंधित चीज़ें देखते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सीतापुर। फिर अकबर के 9 रत्नों में जो शामिल थे ये कुछ इसमें से उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो जैसे राजा बीरबल, ये सलाहकार और मित्र थे, इनका जन्म कालपी से है संबंध भी। मियाँ तानसेन जो कि संगीतकार थे और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर राजा टोडरमल जो क्वेश्चन में पूछा गया था, वित्त मंत्री, और इनका जो स्थान था ये सीतापुर से संबंधित। तो इसी प्रकार पूरे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे। जैसे अबुल फजल है, फैजी हैं, तो ये आगरा से संबंधित है, मतलब यूपी से हैं, तो आप इनको देख लेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27वां है। ऐतिहासिक धरोहरों को उनके शासक से सुमेलित करें, मतलब धरोहर और किसके शासक मतलब किसके द्वारा वो बनवाया गया था। तो जहांगीरी महल मतलब जहांगीर का महल, तो ये अकबर के पुत्र थे जहांगीर। तो जहांगीरी महल बनवाया गया था अकबर द्वारा, जो कि आगरा में स्थित है। तो इसका ये मिलान ठीक हो जाएगा। जहांगीरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर द्वारा बनवाया गया था। दूसरे नंबर पे है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा बनवाया गया था उनके बेटे जहांगीर द्वारा, और ये भी कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। तो इसका ये मिलान सही हो जाएगा। फिर अगला है रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजा जो अवध के नवाब थे आसफुद्दौला, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी मैच ठीक है, और ये लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाजा का अक्सर एग्जाम में फिट पूछा जाता है, कितनी ऊंचाई का है, तो 7 फीट, आप इसका याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है बहू बेगम का मकबरा। तो ये सुजाव द्वारा बनवाया गया था, कहाँ पर, फैजाबाद में। तो ये इसका मैच ठीक हो जाएगा। तो ये मैचिंग सारे सामने सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28वां है। मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना शाहजहां द्वारा निर्मित जो ताजमहल था, इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो 1600 मतलब ताजमहल बनाने में काफ़ी सारा समय लगा। ये 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था और शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसमें पूछ रहा है कि इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा 1983 में। और इसके साथ ही साथ आगरा का किला जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था, आगरा का किला को भी वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो एक चीज और पूछा जाता है 1986 जो आगरा में है फतेहपुर सीकरी, ये कुछ समय तक मुगल कालीन फतेहपुर सीकरी ये मुगलों की काफी समय तक राजधानी भी रही है। कहा जाता है पानी के अकाल के कारण इसको छोड़ दिया गया था मुगलों द्वारा, तो कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी मुगल कालीन राजधानी रही है। तो जो फतेहपुर सीकरी है इसको 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बाकी ताजमहल और आगरा का किला इसको 1983 में, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये कब बना था, 1887 ईस्वी में ये बनाया गया था। और जो बनाने वाले संस्थापक के सर विलियम म्योर के नाम से जाना जाता है इनको, तो संस्थापक हो जाएंगे सर विलियम म्योर। ठीक है। अच्छा, अलीगढ़ जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसका पहला नाम था मोहम्मद एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। तब ये 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसका 1920 में नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। AMU कब कर दिया गया था, 1920 में। ठीक है। अच्छा, बनारस जो लखनऊ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, तो इसके संस्थापक आपको पता होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में ये बनाया गया था, स्थापना की गई थी। तो ये तीनों विश्वविद्यालय के विषय में पूछता है, प्राचीन है तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजसा के नाम से जाना जाता है। तो जो अयाजसा नाम है इससे प्राचीन में ये अयोध्या था जिसे हम प्राचीन काल में अयाजसा के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्या अयाजसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31वां क्वेश्चन है सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना जो कि अटाला मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है। तो सरकी शैली का है तो ये बनवाया गया था इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी में। सरकी वंश के जो शासक थे इब्राहिम शाह सरकी द्वारा ये बनवाया गया था। कहाँ पर, जौनपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कौशाम्बी है जो कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। तो संगीत, पहला कथन है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा की गई। तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। संगीत जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र शिक्षा संगीत के लिए जो महाविद्यालय है ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत है और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ये भी सही है। और किसके द्वारा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा। कथन सही हो जाएगा। और जो ये जो संगीत महाविद्यालय स्थित है तो ये लखनऊ में स्थित है। अगले कथन में दे रहा है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय वाराणसी में स्थित है। तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्थित है आपका लखनऊ में 1926 से। ठीक है, तो इसमें से पहला कथन ठीक हो जाएगा। कौन सा कथन ठीक है, तो पहला कथन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर स्थित है, बेगम समरू के द्वारा जो निर्माण कराया गया था, तो ये स्थित है सरधना। सरधना कहाँ है, मेरठ में। ऑप्शन में सरधना भी आ सकता है और मेरठ भी आ सकता है, दोनों याद रखेंगे, मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नवाब द्वारा लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में करवाया गया था। तो जो लखनऊ में इमामबाड़ा स्थित है 1784 में लखनऊ के किस नवाब द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो नवाब आशिफ-उद-दौला द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, नवाब आशिफ-उद-दौला। अगला क्वेश्चन है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था ये औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, आगे लिखा भी हुआ है, मेंशन है कि किस एग्जाम में पूछा गया है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जिजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो चंदेल शासकों के समय में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था इसको जिजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा,
और जो चंदेल शासक थे इनकी राजधानी महोबा भी रही है, और खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है वो भी रही है। तो महोबा है तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, तो इससे आप याद रखेंगे चंदेल शासकों का जो जिजाक मुक्ति कहा जाता था ये बुंदेलखंड क्षेत्र को, क्योंकि यहीं पर इनकी राजधानी महोबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक पंडित जुगुल किशोर मिश्र द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये कथन सही है। हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड को हम जानते हैं, और 1926 में ये कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था, और प्रकाशक इसके कानपुर के थे, संपादक मतलब जो कि पंडित जुगुल किशोर थे। तो ये कथन सही है। वैसे क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है पहला समाचार पत्र, तो ये भी याद रखेंगे 1826। फिर अगला कथन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा वर्ष 1845 ईस्वी में प्रकाशित बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था। ये उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था 1845 में जो बनारस अखबार प्रकाशित हुआ था। तो ये भी कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि जिसके दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया अभी ARO में 2022 में। तो न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना ये हुई थी मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो पत्रिका का नाम पूछ रहा है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और जो महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी प्रकाश जो किया गया था प्रकाशित 1874 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम था बाल बोधिनी। ऑप्शन नंबर आप याद रखेंगे बी, और ये बनारस से प्रकाशित की जाती थी। संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बाल बोधिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लेखकों का उनके स्थान से सुमेलित करें। जो हिंदी के लेखक हैं उनको सुमेलित करना है जिनका संबंध अपने उत्तर प्रदेश से है। तो राहुल सांकृत्यायन, तो इनका संबंध है वाराणसी से है, आजमगढ़ से है, झांसी से है कि फर्रुखाबाद से है? तो जो राहुल सांकृत्यायन है इनको घुमक्कड़ी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका जन्म स्थान, इनका संबंध है आजमगढ़ से। फिर मुंशी प्रेमचंद वाराणसी से संबंधित है। महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का संबंध हो जाएगा फर्रुखाबाद से। महादेवी वर्मा का संबंध हो जाएगा फर्रुखाबाद से, और मैथिली शरण गुप्त का संबंध हो जाएगा झांसी चिरगांव से। तो मैचिंग के फॉर्म में ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद जो कि वर्तमान प्रयागराज का नेता कौन था? तो जो 1857 की क्रांति हुई उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, और इसमें पूछ रहा है तो यूपी में जगह जगह पर इसका आंदोलन किया जाने लगा। तो हर सबके क्षेत्र थे कि इस क्षेत्र में ये है और इस क्षेत्र में ये है। तो उसी क्रम में पूछ रहा है इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो मौलवी लियाकत अली थे, जिनके द्वारा इलाहाबाद में ये 1857 क्रांति का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी नीचे और भी दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन में जो है सारे नीचे दिए गए हैं कि किसने कहाँ किया था। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान द्वारा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था, ग्वालियर में तात्या टोपे द्वारा किया गया था, और इलाहाबाद में लियाकत अली जो ऑप्शन क्वेश्चन में था वो है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, बरेली में खान बहादुर द्वारा किया गया था, और कानपुर में नाना साहब द्वारा किया गया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? क्योंकि 1909 में तो हम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के ही नाम से जाना जाता था। तो सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता ये की गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो कांग्रेस का सामाजिक सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए। तो एका आंदोलन ये किसान आंदोलन से संबंधित था। अच्छा, ये कब हुआ था? तो पहले कथन में दिया गया है एका आंदोलन 1921 से 22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिलों में शुरू किया गया था। तो ये सही है, एका आंदोलन 1921 से 22 के मध्य ये उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, ये अधिक लगान से संबंधित एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। ये किसानों से संबंधित था जिसमें अधिक लगान वसूला जा रहा था। तो ये एका आंदोलन
उसी लिए ही चलाया गया था। तो ये किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। तो ये भी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया गया है कि ये दोनों ही कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक घटना है और बहुत इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922। पूरी डेट एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप पूरी डेट याद रखेंगे। 4 फरवरी 1922। हुआ कहाँ था ये घटना? ये घटना गोरखपुर में हुई थी। अच्छा, इस घटना के विषय में थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक जगह पर एक हिंसक घटना हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले, जो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो उसमें ही भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई थी। इस घटना के बाद से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था। तो ये पूछा जाता है किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो चौरा चौरी कांड इसी घटना के कारण ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अभी आपको बताया, चौरा चौरी घटना जो कि 1922 4 फरवरी 1922 को हुई थी गोरखपुर में, इस घटना से ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में काकोरी में घटी घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। और 1857 का पूछा जाता है, तो एक लॉर्ड कैनिंग, उनका भी नाम याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1857 क्रांति के समय थे। और इस समय काकोरी कांड के समय लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन नंबर इनका बी करेक्ट हो जाएगा। काकोरी घटना क्या थी, इसको देख लेंगे थोड़ा सा। तो वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र, जो कि ट्रेन डकैती, इसमें सरकारी खजानों को प्रदर्शनकारियों द्वारा लूट लिया गया था। तो ट्रेन डकैती लखनऊ के नाम से भी जानते हैं। ये घटना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने से संबंधित थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि स्थापना, इसका गठन कब किया गया था HRA का? तो 1924 में किया गया था। और इसके जो गठनकर्ता थे, तो इनका नाम याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल है और सचिंद्र सान्याल। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि HRA का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल द्वारा किया गया था। वर्ष 1987 में जो ये घटना चली, इसका मुकदमा लड़ा गया। फिर बाद में अंग्रेजों द्वारा इन लोगों को दोषी ठहराया गया और इन लोगों को, जो प्रदर्शनकारी थे जो इस घटना में शामिल थे, तो जिससे राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में, जैसे ये घटना हुई थी कब? 1925 में, और 2 वर्ष मुकदमा के बाद 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और जो राजेंद्र लाहिड़ी थे इनको गोंडा में फांसी दी गई थी। और वहीं 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, इन्होंने स्वयं को इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, यहाँ पर स्वयं को गोली मार ली थी इनसे लड़ते हुए। तो 1931 में आप इनका याद रखेंगे। बाकी ये काकोरी षड्यंत्र के विषय में, घटना के विषय में इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है जो कि राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो ये है अयोध्या अभिलेख। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या अभिलेख। और शुंग वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है पुष्यमित्र शुंग को, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कथक के लिए प्रसिद्ध बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो इनका संबंध है लखनऊ घराने से, कथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ काफी बार पूछा जाता है। कथक के लिए जाने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, जिनका संबंध है लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से देखिए कुछ है इंपॉर्टेंट जो लखनऊ घराने के विषय में पूछा जाता है। लखनऊ घराने को स्वर्णयुग भी कहा जाता है। इसमें कथक के हैं वाजिद अली शाह है, बिंदादीन महाराज हैं, शंभू महाराज, लक्षू महाराज, कालका महाराज, अक्षन महाराज, बिरजू महाराज, और ये सारे हैं जो कि कथक से संबंधित हैं। वहीं लखनऊ घराने के पखावज वादक के रूप में कोधऊ सिंह और पंडित अयोध्या प्रसाद को जाना जाता है। गजल गायकी में बेगम अख्तर और सितार वादक के रूप में ध्रुव तारा जोशी, ये पूछा जाता है, इनका भी नाम याद रखेंगे। और ख्याल व ध्रुपद गायन प्रसिद्ध है, किसने प्रसिद्ध किया? तो खुर्शीद अली खान द्वारा ख्याल गायकी को प्रसिद्ध किया गया, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। ये इसी प्रकार आप बनारस घराने का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये बनारस घराना है जो गायन और वादन दोनों के लिए जाना जाता था। जैसे कथक के लिए
सितारा देवी। तबला के लिए किशन महाराज, गदई महाराज। शहनाई के लिए ये पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सितार वादक ये काफ़ी पूछा जाता है पंडित रविशंकर। तो आप इनका, और ये शिव कुमार शर्मा संतूर वादक भी पूछा जाता है। और ये ठुमरी रानी के रूप में गिरजा देवी को पूछा जाता है कि इनका संबंध किस घराने से है, तो ये बनारस घराने से। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकगीत का नाम बताइए जो ज्यादातर मानसून के महीने के दौरान गाया जाता है और जो अलगाव की मनोदशा का भी परिचय है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 13 नहीं, ये शायद अभी 23 में पूछा गया था। तो ये है कजरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कजरी है जो कि मिर्जापुर से संबंधित है और ये ज्यादातर मानसूनों के समय में ये लोक संगीत जो है ये गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कलाकार है, उसके सामने बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहले लिखे हुए हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज इनका संबंध हो जाएगा कथक से, भी ऊपर पढ़ा हुआ है, तो ये सुमेलित है, ठीक है, इसमें पूछा सुमेलित नहीं है। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान को उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई के रूप में जाने जाते हैं, शहनाई वादक, तो ये भी ठीक है। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का आपने नाम सुना होगा, ये तबला वादक थे, तबला वादक, और इनके जो अल्लाह रखा के ये पुत्र थे, और अल्लाह रखा भी स्वयं एक तबला वादक ही थे, और जाकिर हुसैन भी। तो ये हारमोनियम, ये गलत है, इसका ये सुमेलित नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनका संबंध है तबला से। बाकी अमजद अली खान, इनका भी संबंध है सरोद वादक से, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश निम्न में से किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो कथक के साथ ठुमरी गायन का समावेश ये किया गया था बिंदादीन महाराज द्वारा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कथक में ठुमरी गायन का जो समावेश है या प्रवेश है जो बिंदादीन महाराज है इनके द्वारा किया गया था। अच्छा, ये शास्त्रीय जो संगीत अंगीत है इनसे क्वेश्चन एक देखिए जो पूछे जाते हैं, इसको वन वर्ड में लिख दिया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य है जो कथक है। इसका जो केंद्र है ये अवध और लखनऊ रहा है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। लखनऊ गायकी के पितामह के रूप में पूछा जाए तो उस्ताद खुर्शीद अली खां, गायकी के पितामह के रूप में हम जानते हैं खुर्शीद अली खां को। और भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधुनिक युग के जनक जाना जाता है उस्ताद फयाज खान को। इन्हें आफ्ताब ए मौसीकी या संगीत का सूर्य भी कहा जाता है फयाज खान को। कथक नृत्य के उन्नायक के रूप में किसे जाना जाता है? ठाकुर प्रसाद को जाना जाता है। और कथक नृत्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है ईश्वरी प्रसाद। ये लखनऊ घराना के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद को कथक नृत्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठुमरी का समावेश कथक में किसने किया था? तो पंडित बिंदादीन महाराज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य से इनका संबंध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदादीन तो है कथक से, शंभू महाराज भी है, लक्ष्मण महाराज भी, ऊपर अभी आपको बताया था। तो जो ध्रुव तारा जोशी है इनका संबंध है, ये है इटावा घराने से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सितार वादक है शायद, ध्रुव तारा जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग बन्ना ढोल रागनी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो स्वांग बन्ना ढोल रागनी ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है, पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये उधर मथुरा वाला है। जैसे ऐसा देखा जाए तो ये पूरब ये है, तो पश्चिमी क्षेत्र ये है, तो यहाँ वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर ये सब चीजें स्वांग बन्ना ढोल रागनी ये सब गाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो बिरहा कजरी जो इधर मिर्जापुर की तरफ गाया जाता है, बिरहा कजरी सोहर है। और अवध की क्षेत्र की बात की जाए तो सोहर कव्वाली यहाँ का प्रसिद्ध है। रुहेलखंड जो बरेली मुरादाबाद इधर रामपुर, तो इधर लावनी है प्रसिद्ध। पूर्वी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो अभी आपको बताया ये जो मिर्जापुर की तरफ बिरहा कजरी गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का एक नृत्य नाटक है। तो स्वांग हो जाएगा, जो कि स्वांग मतलब नाटक नौटंकी, ये पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का एक नृत्य नाटक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? स्वांग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा अपने सिर पर 108 जलते हुए दीपक के साथ कृष्ण गीतों पर नृत्य करने को पहचाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चरकुला नृत्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट हो जाएगा। ये 108, इसे महिलाओं द्वारा अपने सर पर 108 दीपक रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद संगमरमर से निर्मित 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जो पागल बाबा मंदिर है ये स्थित है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो चरकुला है ये कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है, चरकुला किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये बेसिकली ब्रज क्षेत्र की तरफ किया जाता है, मथुरा उत्तरा की तरफ। कृष्ण गीतों पर है तो मथुरा में ही किया जाएगा ना। ठीक है, 58 क्वेश्चन देखेंगे। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है सारनाथ? तो ये गंगा और वरुणा, वाराणसी है तो गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो 84 गुंबद, गुंबद क्या होता है, ये इस प्रकार से जो नहीं बना रहता है, ये होता है गुंबद। तो इसमें 84 है, 84 गुंबद है, तो उसी के लिए सिर्फ 84 गुंबद के नाम से जाना जाता है। ये स्थित है आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि लोधी शासकों की समाधि स्थल के रूप में इसको जाना जाता है, मकबरे के रूप में। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी हिंदी संस्थान का मुख्यालय डैश स्थित है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कब ये स्थापना की गई? 1960 में। 1960 में केंद्रीय हिंदी संस्थान ये स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय स्थित है आगरा में। और इसके क्षेत्र कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन जो मुख्यालय की बात की जाए तो ये आगरा में स्थित है। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये केंद्रीय है तो आगरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछे तो 1976 में स्थापना की गई थी लखनऊ में। और बाकी ये और भी है, जैसे भातखंडे के विषय में बताया, संगीत महाविद्यालय 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है 1 वर्ष बाद 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये लखनऊ में स्थित है, ये भी स्थापना 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी और भी संस्थान है जो कि कानपुर में स्थित है और क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं, तो ये भी देख लेंगे। केंद्रीय दलहन स्रोत संस्थान है कानपुर कल्याणपुर में, भारतीय शर्करा चीनी संस्थान है कानपुर में, केंद्रीय टेक्सटाइल कपड़ा के लिए जो जाना जाता है, कानपुर को टेक्सटाइल के रूप में, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को, तो ये याद रखेंगे टेक्सटाइल के रूप में कानपुर है। और केंद्रीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान, चमड़े के लिए भी कानपुर जाना जाता है, और चम अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। तो जो कानपुर से संबंधित अनुसंधान है इनको ये देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? गन्ना अनुसंधान परिषद, तो ये स्थित है आपका शाहजहांपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ स्थित है गन्ना अनुसंधान परिषद? शाहजहांपुर में। बाकी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो लखनऊ हो जाएगा, भारतीय गन्ना शोध की बात की जाए शोध संस्थान की तो शाहजहांपुर हो जाएगा, भारतीय गन्ना प्रजनन शोध की बात की जाए तो ये कोयम्बटूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा और संस्कृति का विकास हेतु उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उर्दू निदेशालय की स्थापना लखनऊ में की गई थी। कब? 1972 में। कब की गई थी? 1972 में उर्दू भाषा एवं संस्कृति के विकास हेतु उर्दू निदेशालय की स्थापना। और भी बोली भाषा से संबंधित जो संस्थान है इसको भी देख लेंगे। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश उर्दू निदेशालय ये लखनऊ में है, हिंदी संस्कृत संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है, और भोजपुरी भवन कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में एक कृषि विद्यालय स्थित है। तो ये पूछ रहा है कहाँ है बेसिकली, तो ये स्थित है आपका मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ जिले में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा फिर देख लीजिए एक क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और भी कृषि संस्थान है जो
ये भी आप देख लेंगे। चंद्रशेखर कृषि है कानपुर में, आचार्य नरेंद्र देव है फैजाबाद में, रानी लक्ष्मीबाई है झांसी में, सरदार पटेल ये मेरठ में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये है सैम हिंगिनवाटम कृषि ये वाला है प्रयागराज में, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये स्थित है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थान को सुमेलित करें। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? बरेली में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली में। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और अनुसंधान केंद्र स्थित है आगरा में। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में है। सही है ये मिलान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान सब्जी वाला स्थित है वाराणसी में, ठीक है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान जो संस्थान है ये स्थित है झांसी में। तो चारों की चारों मैचिंग सामने ही सामने है, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय जिसे महायोगी गुरु विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, महायोगी गुरु आयुष विश्वविद्यालय, ये स्थित कहाँ पर है? ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है और ये स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको भी। फिर अगला है एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजा टोडरमल अभी आपको बताया कि ऊपर क्वेश्चन में अकबर के नवरत्नों में से एक थे जो राजस्व से संबंधित चीजें देखते थे। तो उन्हीं से संबंधित जो लेखपाल वगैरह होते हैं जो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण माना जाता है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, तो ये स्थित है आपका सीतापुर, उन्हीं के ही जिले में संबंधित जिले में ही ये स्थापना की गई है इसकी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, मथुरा के वृंदावन में संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है ये देश का पहला पूर्णतः बालिकाओं वाला सैनिक स्कूल है, तो ये कथन सही दिया हुआ है। मथुरा वृंदावन में ये गर्ल्स सैनिक स्कूल है, ये देश का पहला पूर्णतः सैनिक विश्वविद्यालय है, ये ठीक है। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया था, तो ये भी कथन सही है, इनके द्वारा 2024 में उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो दर है ये 77.3%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 77.3% है। और पुरुष की साक्षरता तो 77 हो गई, आप ऑल ओवर देख लेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। कुल साक्षरता की बात की जाए तो 67.72% है, पुरुष की 77.3% है, और महिला की जो साक्षरता दर है ये 57.2% है। जो ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता है इसके संदर्भ में ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला कथन है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात 902 था, तो ये उत्तर प्रदेश जी के है, तो यहाँ पर यूपी जनगणना से ही है रिलेटेड ये। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात 902 था, तो ये कथन सही दिया हुआ है क्योंकि जो 2011 की जनगणना थी उत्तर प्रदेश की इसमें जो शिशु लिंगानुपात था ये 902 था, और ऑल ओवर लिंगानुपात की बात की जाए तो 912 था। क्या? 912 था, तो ये जो कथन दिया हुआ है ये सही है। फिर दूसरा कथन है प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, तो ये भी सही है। इसमें 1000 अच्छा लिंगानुपात में क्या होता है कि 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं, इसी तरह शिशुओं में भी होता है। तो इसमें ऑल ओवर जो लिंगानुपात की बात की जा रही है तो सर्वाधिक जो है जौनपुर में है, 1000 पुरुषों में 10-24 महिलाएं, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही कथन राइट दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक कुछ और फैक्ट है जो भी बताया, जैसे जो लिंगानुपात है ये 912 है, शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिया जाता है, तो ये 902 हो जाएगा। यही अगर SC और ST की बात की जाए तो SC की अनुसूचित जाति का 907 है और अनुसूचित जनजाति का 951 है। अच्छा क्रम जिलेवार क्रम में भी पूछ लिया जाता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो घटते क्रम में है सबसे पहले जौनपुर, फिर उससे कम आजमगढ़, फिर उससे कम देवरिया, फिर उससे कम प्रतापगढ़ में है। इसी प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत हमीरपुर संयुक्त रूप से है, फिर है मथुरा बांदा और कानपुर नगर है, फिर चौथे पे औरैया है। जब कभी क्रम से लगाने में पूछा जाता है तब ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात की जाए तो बलरामपुर है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो बागपत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा? जन घनत्व मतलब प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या वहां पर निवास करती है, इसे जन घनत्व बोला जाता है।
तो जो जनघनत्व सर्वाधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है ये है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद की जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल से अधिक यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। अच्छा, सर्वाधिक जनघनत्व जैसे जो क्रम वाले हैं तो सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में, मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर में पर 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या निवास करती है। फिर है वाराणसी, उसके बाद है लखनऊ, फिर उसके बाद है संत रविदास नगर। और न्यूनतम जनघनत्व वाली बात की जाए तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, जैसे पहाड़ी इलाका है तो माना जाता है यहाँ पर दूर दूर बस्ती होती है, तो ये ललितपुर है, फिर सोनभद्र है, हमीरपुर है, फिर नेक्स्ट महोबा है। तो घटते और बढ़ते क्रम दोनों में ही याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला जो है ये गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर है जो सर्वाधिक साक्षर है यूपी में। नेक्स्ट इसी के क्रम में फिर से देख लेंगे जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, जो क्वेश्चन था ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कानपुर है, फिर है औरैया, फिर चौथे पर है इटावा। यही न्यूनतम की बात की जाएगी तो सबसे कम जो साक्षर है ये श्रावस्ती में है, फिर बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है। आप पहले वाले का परसेंटेज याद रखेंगे क्योंकि साक्षरता वाला अक्सर परसेंटेज में पूछा जाता है। फिर इसी में पुरुष साक्षरता की बात की जाएगी तो जैसे ऊपर है गौतम बुद्ध नगर, इसमें भी है, यहाँ पर दूसरे पे औरैया है, फिर इटावा है। न्यूनतम इसमें भी श्रावस्ती है, महिलाओं में भी, मतलब ऑल ओवर में भी है और पुरुषों में भी है श्रावस्ती, बहराइच, फिर बलरामपुर। महिलाओं में थोड़ा सा डेटा चेंज है, इसमें महिलाएं साक्षरता यदि पूछा जाए तो कानपुर नगर में सबसे ज्यादा है, फिर लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है। और न्यूनतम की बात की जाए तो महिला पुरुष और ऑल ओवर भी श्रावस्ती सबसे कम पर है, फिर बलरामपुर है, फिर बहराइच है। तो ये आप इसका फॉर्मेट पूरा क्रम से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज। क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज है। फिर इसी प्रकार जनसंख्या वाले जिले तो सबसे ज्यादा घटते क्रम में इसमें दिखाया गया है, सबसे ज्यादा प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद में है जो जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, फिर है गाजियाबाद, चौथे नंबर पे है आजमगढ़, फिर पांचवे पे है लखनऊ। ये घटते क्रम पे। यही बढ़ते क्रम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महोबा में, चित्रकूट में, फिर हमीरपुर में, श्रावस्ती में और ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है। फिर उसी क्रम में देखेंगे सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है सोनभद्र में है, फिर बलिया में है, फिर देवरिया में है। न्यूनतम की बात की जाए तो बागपत ये पूछा जाता है, न्यूनतम SC ST दोनों ही, सबसे कम जो है ये जो ट्राइब्स वगैरह, तो ये बागपत में है, फिर कन्नौज में है, फिर न्यूनतम उससे कम बदायूं में है। यही अगर प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो इसमें सोनभद्र हो जाएगा, 20.67% है। और वहीं ST का यदि सबसे कम प्रतिशत पूछा जाए तो बागपत में, ऑल ओवर भी बागपत में सबसे कम है और सबसे ज्यादा ऑल ओवर भी सोनभद्र, यही चीज परसेंटेज में है। अच्छा, SC की बात की जाए, अनुसूचित जाति व आबादी वाला जिला, तो सबसे ज्यादा सीतापुर, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई में है। सबसे कम इसमें भी बागपत है, फिर श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला जिला, मतलब प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो SC जनसंख्या निवास करती है ये कौशाम्बी में है। फिर उससे सबसे कम जो है इसमें भी बागपत है। अच्छा, न्यूनतम में देखिए सब में बागपत है ना, ये सब में बागपत है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है? अल्पसंख्यक जैसे हिंदू जो है इसको बहुसंख्यक में माना जाता है, और हिंदू के अलावा जैसे मुस्लिम है, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, तो ये सारी जो चीजें, ये जो धर्म है ये सब अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज में माने जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कुल अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है यूपी में, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 20.30, 20.30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? अच्छा ठीक है, कथन देखेंगे, ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो ये सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की ही है। फिर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है ये 829 वर्ग किलोमीटर है, ये सही दिया हुआ है।
क्योंकि जो जनसंख्या घनत्व तो हम लोगों ने गाजियाबाद पढ़ा था वो 3000 समथिंग 3500 कुछ था, तो ये ऑल ओवर यूपी की बात की जा रही है। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 902 प्रति व्यक्ति है। तो अभी ऊपर पढ़ा था तो जो शिशु लिंगानुपात था ये 902 था, और ऑल ओवर यदि बात की जाए महिला पुरुषों की तो वो 912 था। तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इससे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। और उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत जो है ये 67.75% है। तो ये भी कथन, ये तीनों पॉइंट्स ठीक दिए हुए हैं, सी वाला सही हो जाएगा इसका क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी विहार सुमेलित नहीं है? बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, ये ठीक है। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है, ये भी ठीक दिया हुआ है। लाल बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में है, ये भी ठीक दिया हुआ है। ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कन्नौज में है, ठीक है। पटना पक्षी विहार ये इटावा में नहीं है, पटना पक्षी विहार ये राज्य का सबसे छोटा है पक्षी विहार और एटा में है। किस जनपद में है? एटा में है। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है विश्व का है पहला, ये है महाराजगंज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पर है? महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भारत का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य ये स्थित है वाराणसी जिले में। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे वाराणसी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अभ्यारण्य को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित करना है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ये राज्य का सबसे बड़ा चंद्रप्रभा जो है ये सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पहला है जो नवाबगंज वाला है उन्नाव में स्थित। तो चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में है, और इसका स्थापना वर्ष 1957 है, ये सही दिया हुआ है। फिर है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापना हुई थी, ये सही दिया हुआ है। ये मेरठ और मुजफ्फरनगर 3 से 4 जिलों में फैला हुआ है। फिर है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही दिया हुआ है। महावीर स्वामी छोटा जो है सबसे छोटा है, ललितपुर में स्थित है, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर है कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहराइच में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई है। तो ये चारों के चारों सुमेलित आमने ही सामने हैं, तो इनका स्थापना वर्ष वाला क्वेश्चन ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश वन निगम एक अधिनियम आया था 1974 में, और तभी 25 नवंबर 1974 में ही वन्यजीव उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। कब? 25 नवंबर 1974 में अधिनियम भी आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बात की जाए कि वन निगम, चलिए ठीक है। अच्छा, वन नीति की बात की जाए तो वन नीति जो आई थी प्रदेश में, पहली जो वन नीति आई थी 1958 में आई थी। 1998 में आई थी, 1998 में। और दूसरी आई थी, फिर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही तो दूसरी आई थी 2017 में आई थी। और जो ये 52 है 1952 1952 है, तो ये राष्ट्र की पहली वन नीति आई थी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा है, याद रखेंगे इसको, ये केंद्र द्वारा जो पहली वन नीति आई थी। उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति 1998 में आई थी, दूसरी 2017 में आई थी। वन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के जिले को प्रशासनिक मुख्यालय से सुमेलित करें। जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो इनके प्रशासनिक मुख्यालय है जहाँ से सारा प्रशासनिक इनका काम कार्यभार हैंडल किया जाता है। तो 75 में से 8 से 9 ऐसे हैं जिनके अलग हैं, और बाकी जो इनके अलावा हैं 8 से 10 के अलावा हैं बाकी, जैसे कानपुर नगर है तो कानपुर नगर में ही है, लखनऊ है तो लखनऊ ही इसका प्रशासनिक मुख्यालय है, तो वो नहीं पूछा जाता है। जो उससे डिफरेंट है ना वो पूछे जाते हैं। तो सोनभद्र का जैसे संत कबीर नगर वाला भी पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट वाले UPSSC का जो एग्जाम था अभी रिसेंटली पूछा गया था। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, तो ये इसका मैचिंग हो जाएगा। सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, अमेठी का है गौरीगंज, और कौसाम्बी का है मंजनपुर। ये वहीं के ही छोटे छोटे शहर है जहाँ पर इनका संबंधित जिले का इनका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, विदेशी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में प्रदेश की किस झील को जाना जाता है? जहाँ पर मतलब विदेशी पक्षी आते हैं, तो ये है कौसाम्बी में है अलवारा झील। अलवारा झील जो कि कौसाम्बी में है, और ये जानी जाती है किसके लिए? विदेशी पक्षियों के
आश्रय स्थल के लिए। तो सेखा झील कहाँ पर है? तो सेखा झील अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। कीठम झील या सूर सरोवर झील ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। बखीरा झील ये है संत कबीर नगर में, ठीक है, याद रखेंगे। एक और मोती झील भी पूछा जाता है, वो कानपुर नगर में है। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है बांध, बांध से। तो अर्जुन बांध हमीरपुर में है और अर्जुन नदी पर स्थित है, तो ये इसका सामने मैच हो जाएगा। पथरई बांध कहाँ है? पथरई बांध झांसी में है और पथरई नदी पर है, तो ये भी इसका मैचिंग ठीक है, सामने ही हो जाएगा। और मेजा बांध ये मिट्टी से निर्मित बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ बांध है, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, तो ये मिर्जापुर में है और बेलन नदी पर है। और रामगंगा जो बांध है ये बिजनौर, बिजनौर में स्थित है, रामगंगा नदी पर बना हुआ है, तो ये सारे मैचिंग सामने ही सामने है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लंबा बांध जैसे राजघाट बांध है तो उसकी लंबाई याद रखेंगे। छोटा बांध भीकमपुर है। रिहंद बांध है जिसको म्यूरपुर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश की इसमें सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये आप पॉइंट्स इनको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के दाहिने तरफ से आकर मिलती है? तो इसके लिए आपको, जैसे क्वेश्चन से पहले आपको दिखा देते हैं, आपको इसका मैप ये आना चाहिए, तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता ले जाएंगे। जैसे ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकल रही है, ये गंगा नदी है, ये जो पूरी है ये गंगा नदी है, ठीक है। ये तो इसके साथ जैसे ये दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, तो यदि पूछे कि दाएं से कौन सी मिलती है बाएं से, तो बाएं से जैसे रामगंगा नदी है, गोमती नदी है, ये घाघरा नदी है, गंडक नदी है ना, ये सारी कौन सी नदियां हैं जो कि बाएं तरफ से मिल रही हैं। और यहीं पे यदि बाएं, ये दाएं है, तो अगर दाएं से पूछा जाए तो दाएं से हो जाएगी कौन सी? जैसे सबसे बड़ी जो गंगा की सहायक नदी है ये यमुना नदी है, जो कि दाएं तरफ से मिल रही है। इसको फिर से सही से लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन होगा। ये दाया है आपका और राइट है, और ये बायां है, ठीक है, ये लेफ्ट है। तो इसमें जैसे यमुना नदी है और कर्मनाशा नदी है, ये सारी जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों की तीनों ये यमुना की सहायक नदियां हैं, जो कि गंगा नदी में, मतलब यहाँ पर यमुना नदी से मिलने के बाद ये गंगा नदी पर मिलती है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जैसे ये बाएं तरफ से था, अभी बताया, अभी जिसमें फिगर दिखाया था, तो बाएं तरफ से जो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, शारदा है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें से गंगा नदी के दाहिनी तरफ से, इसमें पूछा गया है दाहिनी तरफ से कौन सी मिलती है, तो इसमें दाहिनी तरफ से सबसे लंबी जो नदी बताई थी यमुना नदी है ना, जो जैसे गंगा नदी ये है तो ये मिल रही थी ऐसे, तो आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यमुना। बाकी रामगंगा, गोमती और शारदा ये किधर से मिलती है? तो ये बाएं तरफ से मिलती हैं। तो बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छा गंगा नदी की लंबाई कितनी है पूछी जाती है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है और उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी जो कि यमुना है, उत्तर प्रदेश से किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये सहारनपुर से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सहारनपुर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1376 किलोमीटर ये इसकी यमुना नदी की लंबाई है। तो अच्छा, यमुना नदी का भी चार्ट, मतलब जो फिगर रहता है मैपिंग वाला, तो इसमें देख लेंगे, ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और सहारनपुर से यहाँ प्रवेश करती है, और दिल्ली से होते हुए ये मथुरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा होते हुए ये प्रयागराज में यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत जोड़ा पहचाने, गलत जोड़ा पहचाने। तो इसमें देखेंगे म्यूरपुर बांध है, पीली बांध है, लहचूरा बांध है, जामनी बांध है। तो इसमें म्यूरपुर बांध जो है, जो कि सोनभद्र में है, ये मैच सही दिया हुआ है। पीली बांध है जो कि बिजनौर में है, ये भी सही दिया हुआ है। जो लहचूरा बांध है ये महोबा में स्थित है, ना कि मिर्जापुर में, तो ये स्थित है आपका महोबा में, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि यही ही गलत जोड़ा है। और बाकी जामुनी जो बांध है ये ललितपुर जिले में है, तो ये भी मैचिंग सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? जैसे आपने यूपी का मैप देखा होगा, यदि यूपी का मैप ऐसे देखा भी है, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम में, पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे आपको अच्छा एक पॉइंट पता होगा, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना? कहाँ पर? गोरखपुर में, जो कि पूरब में है।
और पूरब से पश्चिम की बात हो रही है तो यहाँ जाते जाते आपने देखा होगा ये जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ मथुरा आगरा में यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा कम होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम जाने पर बहुत कम वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो अच्छा, ये यूपी की यदि मैप में हम मिट्टियों को का मैप देखें तो जैसे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है मिट्टी के फॉर्म में। तो ये है, तो ये जो क्षेत्र है इसको भाबर और तराई भाग कहा जाता है, जो हिमालय से जुड़ा हुआ है ना, भाबर और तराई क्षेत्र कहा जाता है। बीच वाले भाग को गंगा, जो यहाँ पर गंगा नदी बहती है तो मैदानी भाग इसको के नाम से जाना जाता है। और जो ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, पहाड़ी इलाका, तो इसे पहाड़ी एवं पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ही लाल मिट्टी भी पाई जाती है, जैसे पहाड़ों से पत्थर टूटते हैं तो लाल मिट्टी का निर्माण इधर ही होता है, पहाड़ी क्षेत्र में। तो जैसे मिर्जापुर है, अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिर्जापुर और झांसी, देखिए मिर्जापुर झांसी, झांसी इधर, ये ललितपुर के पास इधर झांसी है और ये मिर्जापुर है, ये पठारी इलाका है ना, तो यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा ना, ऐसे आप याद रखा करें ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उत्पाद को उनको जिले से सुमेलित करना है। जैसे एक जिला एक उत्पाद वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मैच करना है। तो इसमें पहला दिया गया है लखनऊ। लखनऊ प्रसिद्ध है अपने चिकनकारी के लिए, इसका मैचिंग ये हो जाएगा, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है आजमगढ़, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी के बर्तन जो पके हुए बनाए जाते हैं, तो ये ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है, आजमगढ़ का निजामाबाद एरिया है। फिर है गोरखपुर, गोरखपुर ये दोमट मिट्टी की पकी हुई ईंटों से बनाया जाता है। तो दोमट मिट्टी को ही जब मिट्टी के मतलब पकाए हुए बर्तनों से निर्मित रहता है उसको टेराकोटा बोलते हैं, तो ये टेराकोटा के लिए जाना जाता है। और कन्नौज बाकी आपको पता ही है, इत्र के लिए, इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इसका मैचिंग आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर प्राधिकरण जिसे गीडा बोला जाता है, कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने अपनी यूपी जीके की प्लेलिस्ट में, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन है, यूपी की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इसमें आपको फुल डिटेल में देखने को मिल जाएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन हो जाएगा नवंबर 1989। कब गोरखपुर ये गीडा की स्थापना की गई थी, मतलब जैसे गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो प्राधिकरण बनाए जाते हैं, जैसे गीडा है, सीडा है, नोएडा है, और भी इसी तरह है, अभी अभी नीचे लिखे हुए हैं सारे, आप देख लेंगे। तो गोरखपुर वाला क्या है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी और भी जो नीचे दिए गए हैं, नोएडा है 1976 में, फिर ग्रेटर नोएडा है 1951, 1991 है। फिर है गोरखपुर जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, ये 1989 है। सहतरिया है जो कि जौनपुर परिक्षेत्र को विकसित करने का जो प्राधिकरण बनाया गया 1989, ये दोनों याद रखेंगे। ईडा है जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण है 2001। फिर ये लीडा है जो लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है 2005। फिर ये है एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो यूपी ईडा के नाम से जाना जाता है और 2007 में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। जो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है और इसका मुख्यालय जो स्थित है ये स्थित है आपका कानपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब वन शॉट में काफ़ी सारे इसका जो सेपरेट वीडियो है उसमें भी काफ़ी सारे ये निगम और जो प्राधिकरण है ये मिल जाएंगे आपको। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट है आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जैसे ये लघु उद्योग निगम लिमिटेड है 1958 है, हिंडाल्को है 1958, फिर है 1961 में जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसके फुल फॉर्म भी देख लेंगे। क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1961 है। इसी प्रकार खनिज विकास निगम है, ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर आया था तो बताया था 1974 में ना, तो ये सारी चीजें आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है ये है आपकी 341 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे, 341। बाकी जो और भी हैं जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हैं पूछे जाते हैं इससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके इनका याद रख लेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 है, आगरा वाला 302 है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 है, यमुना एक्सप्रेसवे जो कि छोटा है ये 165 है, छोटा नहीं है, छोटा ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और उससे छोटा है ये तो लोकल है नोएडा
नोएडा एक्सप्रेसवे टू ग्रेटर नोएडा 25 है। छोटा बड़ा से नहीं पूछा जाता है, वैसे कोई भी एक्सप्रेसवे देकर उसकी लंबाई पूछी जाती है। बाकी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। ये 91 किलोमीटर इसकी 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा एक्सप्रेसवे 594 हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बाराबंकी से बहराइच एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, जो कि निर्माणाधीन है, और ये सोलर एक्सप्रेसवे भी है, मतलब सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जाएगा। तो ये इसकी लंबाई जो हो जाएगी 101 किलोमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो योजना है इसमें सरकार की, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 को की गई थी। ये कथन सही है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 को की गई थी। फिर है क्वेश्चन, अगला कथन है, प्रदेश की गरीब बेटियों के विवाह में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए ये योजना सरकार द्वारा संचालित है। तो ये भी कथन सही है, इसमें विधवाएं, तलाकशुदा या जो बेटियां हैं उनके लिए ये सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। फिर इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कुल 3 चरणों में दी जाती है। तो ये भी कथन सही है, अभी तक 51,000 रुपए दिए जाते थे, अब हाल ही में इसको चेंज करके अप्रैल से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी कथन सही है। कथन कौन सा इसमें सही है? तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारे ही कथन इसके संबंध में सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पोर्टल कोशवाणी या कोशवाणी का संबंध है? तो जो ये जो कोशवाणी जो पोर्टल है, इसका संबंध है राज्य सरकार की वित्तीय आंकड़ों और पेंशन से संबंधित है। इसमें जो सरकारी जैसे लेन देन होता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये जो पोर्टल है इसको डिजाइन किया गया, कोशवाणी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, राज्य सरकार के वित्तीय आंकड़ों और पेंशन से संबंधित है, मतलब सैलरी वैलरी या पेंशन है, मतलब वित्त विभाग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी। 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी, ये कथन सही है। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री का जो कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है भ्रूण हत्या और बालिकाओं के लिए, तो ये 25 अक्टूबर 2019 को शुरुआत की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था, ये कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त कर समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तीसरा कथन है, सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को कुल 6 चरणों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें 6 चरणों में 50,000 नहीं 25,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप योजना पढ़ेंगे तो यहाँ पर 25,000 रुपए का प्रावधान दिया गया है। और डी ऑप्शन जो है, किसी परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को और परिवार की वार्षिक आय उनकी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो ये लाभ उठाया जा सकता है। तो ये वाला कथन सही दिया हुआ है, ये बाकी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख कलाकारों को उनके जन्म स्थान से सुमेलित करना है। कुछ कलाकार हैं और संबंधित उत्तर प्रदेश से हैं, तो बताना है। तो प्रयागराज से संबंध है आप अमिताभ बच्चन जी का, तो इसका ये मिलान हो जाएगा। राज बब्बर जो कलाकार है, इनका संबंध है आगरा जिले से। नसरुद्दीन जो है, इनका संबंध है यूपी के बाराबंकी जिले से। और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इनका संबंध है यूपी के मुजफ्फरनगर से। तो ये जो प्रमुख कलाकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से वर्ष 1903 में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये यूपी में की गई थी, और कहाँ पर? देवरिया जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देवरिया जिले में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से 1903 में यूपी में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, देवरिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के खनिज उत्पादक शहरों को सुमेलित करना है। तो कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यूरेनियम जो है, ये ललितपुर में पाया जाता है, इसका मैचिंग हो जाएगा। जो बॉक्साइट है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बांदा जिले में। एंडालुसाइट है, तो ये पाया जाता है सोनभद्र में। बाकी सेल खड़ी जो है, ये पाया जाता है हमीरपुर में। तो इसके मिलान सारे के सारे सामने ही सुमेलित है। यूरेनियम ललितपुर हो जाएगा, बॉक्साइट बांदा, और बॉक्साइट काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, बॉक्साइट वाला याद रखेंगे। और यूरेनियम भी पूछा जाता है। एंडा जो लुसाइड है, ये सोनभद्र जिले में पाया जाता है, और जो सेल खड़ी है, ये हमीरपुर। ठीक है, इसको मैचिंग से आप याद रखेंगे। तो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। आज का आपका टेस्ट है जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन जो आया था शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे, तो वो विधान सभा के सभापति पूछे गए थे, जो कि चंद्रभाल थे। आपको इसमें बताना है विधान परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे।
विशंबर दयाल, चंद्रभाल, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और वीरेंद्र स्वरूप। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस के साथ।